What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 16 of the GNG 3.0 guys आज हम लोग मेजरली अकाउंट्स की वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा 40 मिनट की आपको मैंने दी है और ये वाली वीडियो ही बस आज फिनिशर रखेंगे। आज इकोनॉमिक्स नहीं रखेंगे। कल इकोनॉमिक्स डे सेलिब्रेट करेंगे तो कल इंडियन इको के 3 चैप्टर्स कराऊंगा। उसकी अभी पीपीटी रेडी नहीं है, मेरी टीम ने बताया, तो आज इकोनॉमिक्स की छुट्टी। एंजॉय करो। अकाउंट्स का लेक्चर वैल्यू बहुत बड़ा है यार। आज 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर है, उसको अच्छे से देखो और ये वाले चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बेटा अटेंडेंस सब लोग लगा के चलना। जो अटेंडेंस लगाता है उसके नंबर ज्यादा आते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना, इतिहास गवाह है इस चीज का। आज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम लोगों ने बेटा जी कल तीनों डिसीजंस पढ़ लिए थे। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। अब आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। समय बचा तो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल भी पढ़ लेंगे, अदरवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर पे ही रुक जाएंगे। क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग? देखो, फाइनेंस की प्लानिंग करना। प्लानिंग पढ़ के आए हो, यानी थिंकिंग इन एडवांस। पहले से एडवांस में सोच के चलना कि फर्दर आप अपने पैसे को कहां लगाने वाले हो, कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, किस सोर्स से अरेंज करने वाले हो। तो जब आप पहले से प्री प्लान करते हो, पेपर पे प्लानिंग कर लेते हो करने से पहले ही कि भाई ये चीज करूंगा, आज प्लान कर लेता हूं, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोल देते हैं। कितना आसान है ना। तो जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। क्या लिखा हुआ है? मेरा पेन कहाँ गया भाई? मैंने पेन कहाँ रख दिया? पेन 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 शेयर का क्वेश्चन करा के मैंने पेन कहाँ रखा भाई? ओ माय गॉड, पैनिक हो गया। चलो कोई बात नहीं, तुम फिलहाल ये पढ़ो। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। कितने पैसों की जरूरत होगी, एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट, एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज। किस सोर्स से आएगा ये भी पहले से ही प्लान करके चलना। ठीक हो गया बेटा? मिल गया जी, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या बात है, बताओ। लोअर की पॉकेट में ढूंढ रहा हूं, पड़ा है हुडी की पॉकेट में। कितनी गलत बात है। फिलहाल तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी होता है क्या? एक बार तुम्हें मैं एक कहानी बताऊं। मेरे पापा ऐसे फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फोन पे बात कर रहे हैं किसी से, और मुझे कह रहे यार मेरा फोन देखियो, कहाँ है मेरा फोन। मैंने कहा पापा आपके दूसरे हाथ में क्या है? कह रहे अरे यार माइंड कितना बिजी हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कभी कभी। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ estimating the funds requirement of a business and specifying the source of the funds. It includes both short term as well as long term planning. हम इसमें बेटा short term और long term दोनों ही प्लानिंग करके चलते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते क्यों हैं? तो दो मेन चीजें हैं, बस याद रखना सिंपल। सबसे पहले मुझे जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, मेरे पास अवेलेबल हो। भाई प्लान तो इसीलिए करते हैं ना कि जैसे ही पैसे की जरूरत हो, पैसा हो, उस टाइम पे ढूंढना ना पड़े कि भाई पैसा कहां से आएगा। तो व्हेनेवर यू नीड फंड्स, फंड्स आर अवेलेबल। दूसरा, टू सी दैट फर्म्स डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरली। पहला तो ये है कि अवेलेबिलिटी हो, जब भी आपको पैसे की जरूरत हो पैसा अवेलेबल हो। दूसरा, does not raise resources unnecessarily। आप unnecessarily resources को रेज मत करो, पैसे को रेज मत करो। जरूरत है तो ही रेज करो, जरूरत नहीं है तो रेज मत करो। देखो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है ना तो आप उसकी वेस्टेज करते हो। अगर कम पैसा है, शॉर्टेज है, तो भी नुकसान है। बहुत ज्यादा है तो भी वेस्टेज होती है। तो फंड्स हमेशा एप्रोप्रिएट रेज करना चाहिए। भाई जितने पैसे की जरूरत है उतना लोन लो ना। ज्यादा लेके क्या करोगे? खराब ही तो करोगे पैसे को, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, the main objective of financial planning is that sufficient funds should be available in the company for different purposes. Along with availability, financial planning also tries to specify the sources of finance. दूसरा बोल रहा है excess funding भी उतनी ही खराब होती है जितनी shortage of funds होती है। अगर surplus money होगा तो आप उसको कहीं भी इधर उधर इन्वेस्ट करोगे उल्टा सीधा, है ना। तो अगर आप रिसोर्सेज को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो खराब ही होने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि आप उतना ही पैसा रेज करो जितने की जरूरत है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल
फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है, क्यों लोग इतना पैसा खर्च करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने पे। नंबर 1, सबसे पहला, ये आपको प्रिपेयर करती है फॉर द फ्यूचर। सेम प्लानिंग वाला पॉइंट है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, फाइनेंशियल प्लानिंग भी वही है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपने उसकी तैयारी आज से कर ली। जब उसकी तैयारी कर ली तो कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पास पैसा अवेलेबल होगा, है ना। तो सबसे पहले इट मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर। नंबर 2, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। जब आप प्लान करते हो तो आप प्रोविजंस बना के चलते हो कि अगर ये लॉस हुआ तो इसमें इतना घाटा हो सकता है, तो उसका पैसे की अरेंजमेंट हम पहले से कर लें। अगर हम कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, वहां पे पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल गई थी बहुत बढ़िया, नहीं मिली तो फंड्स मेरे पास अरेंज्ड है, तो मुझे कोई भी शॉक या सरप्राइज नहीं लगता। नंबर 3, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, फिनेंस, एचआर, ऑपरेशंस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। तो सारे डिपार्टमेंट को किसको कितना पैसा देना है, अगर आप प्लान कर लोगे तो उनको कोऑर्डिनेट करना आसान होगा। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो उल्टा सीधा फंड डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा सबको। तो प्लानिंग करने से कोऑर्डिनेशन करना आसान हो जाता है, ठीक है। नंबर 4, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। आप फाइनेंस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे, वेस्ट नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटी 2 बार नहीं होगी, तो चीजें बहुत क्लियर कट होंगी और बेटर वे में होंगी। उसके बाद इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर, ऑफ कोर्स प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, वही वाला पॉइंट सेम। और लास्ट होता है बेटा कि ये लिंक है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपने क्या करा, पैसा अरेंज कर लिया, अब वो पैसा कहां लगेगा, वो पैसा कहां आप इन्वेस्ट करोगे, उसके बीच में प्लानिंग आ जाएगी ना। तो फाइनेंसिंग में पैसा तो रेज कर लिया, अरेंज कर लिया, लेकिन अब वो कहां इन्वेस्ट होगा, इसके बीच में तो प्लानिंग है। तो प्लानिंग दोनों डिसीजंस के बीच में भी लिंक है। उसके बाद बेटा इट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। अगर आपने प्लान करा है तो आपके लिए कंट्रोल करना कितना आसान है, क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग साथ में चलते हैं। विदाउट प्लानिंग आप कंट्रोलिंग ही नहीं कर सकते। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना आसान है अगर आपने प्रॉपर्ली प्लानिंग करी है, ठीक है। हाँ सर, बढ़िया। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर। सर व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है बेटा डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा लगा हुआ है, कितना कर्जा है, कितना मैंने खुद लगाया है, यानी डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इट इज द प्रपोर्शन ऑफ debt and equity used to finance the operations of the business. It represents the proportion of debt capital and equity in the capital structure, right? Capital structure of the business affects the profitability and the financial risk. Capital structure जिस तरीके का होगा वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट डालेगा और फाइनेंशियल रिस्क पे भी इंपैक्ट डालेगा। भाई देखो, आप अगर कर्जा लेने के लिए जा रहे हो, आप जैसे ही डेट वगैरह डाल रहे हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उससे कई ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो ओवरऑल आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा ना कि आपकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या आपका रिस्क फैक्टर है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से डिफाइन करना पड़ता है बच्चा, ठीक है। अ बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द वन which results in maximizing the value of equity shareholder or which brings rise in the price of equity shares. एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जो शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट दे और शेयर का प्राइस बढ़ाए। तो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए बच्चों जिससे शेयर का प्राइस बढ़े, ओके। इसके बाद आता है बेटा फाइनेंशियल लिवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये बच्चा एक पॉइंट है, फाइनेंशियल लिवरेज एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ये देखने में हेल्प करता है कि क्या डेट आपके लिए अच्छा है। कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट रखोगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये बताता है कि मैंने जो पैसा लगाया हुआ है उसमें कितना डेट है और कितना इक्विटी है। सपोज मैंने 5 करोड़ रुपए लगाए जिसमें 3 करोड़ का कर्जा है, तो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर 3:2 आ जाएगा कि 3 करोड़ का कर्जा, 2 करोड़ मेरे अपने, तो 3:2 हो गया ना। वो मेरा डेट इक्विटी रेशियो है एक तरीके से, या कैपिटल स्ट्रक्चर है मेरा वो। अब फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट हमें ये देखने में हेल्प करता है कि क्या डेट मेरे लिए अच्छा होगा। समझे सर, ऐसे कैसे देखने में हेल्प करता है, आओ तुम्हें समझाऊं। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि डेट
will be a better source of finance, डेट एक अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा if the return on investment, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, ये बोल रहा है डेट जो है बेटा जी, इट विल बी अ बेटर सोर्स, डेट एक बहुत अच्छा सोर्स होगा, एक बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा अगर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी तुम्हारा बिजनेस पैसा बना रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे जितना भी रिटर्न बना रहा है 10%, 12%, 15%, अगर वो ज्यादा आ रहा है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो फिर कर्जा अच्छा है, अदरवाइज कर्जा अच्छा नहीं है। ठीक है सर, ऐसे कैसे? देखो एक काम करते हैं, 3 सिचुएशंस बना लेते हैं, 3 कंपनी की सिचुएशन बना ली, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3। ठीक है, देखो तीनों की कैपिटल लिख देता हूं मैं, टोटल कैपिटल इसकी भी 50 लाख, इसकी भी 50 लाख, इसकी भी 50 लाख। जो कैपिटल है बच्चों वो 50-50 लाख की है तीनों की। ठीक है, उसके बाद जो कर्जा है, जो कैपिटल में कर्जा है, इसके पास कोई कर्जा नहीं है, इसके पास 10 लाख का कर्जा है, इसके पास 20 लाख का कर्जा है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इसमें तो 50 लाख की 50 लाख पूरी की पूरी इक्विटी हो गई, इसमें 50 में 10 का कर्जा हो गया, 40 का इक्विटी हो गया, इसमें 50 में 20 का डेट हो गया, 30 का इक्विटी हो गया, 30 का इक्विटी हो गया, यानी ओनर्स कैपिटल हो गया। ठीक है, शेयर हम मान लेते हैं कि 100 रुपए का है, शेयर जो है वो कितने का है? 100 रुपए का। ये हमने एज्यूम कर लिया कि शेयर हमारा 100 रुपए का है। ओके, अब ध्यान से मेरी बात समझना, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना बच्चों। कैपिटल की बात हो गई, डेट की बात हो गई, कैपिटल की बात हो गई, डेट की बात हो गई, कैपिटल की बात हो गई, डेट की बात हो गई। अब ले लो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तीनों ही कंपनी 7 लाख रुपए कमा रही है, तीनों ही कंपनी कितना कमा रही है? 7 लाख। जो EBIT है वो 7 लाख है, तीनों ही कंपनी के लिए EBIT कितना है? 7 लाख। ठीक है, ये जो कर्जा लिया है बेटा ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, कर्जा कितने पे लिया है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मैंने आपको रेशो में भी सिखाया था, सबसे पहले EBIT में से क्या माइनस होता है? सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट, सबसे पहले माइनस होता है बच्चों इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट माइनस करो, देखो इसमें तो कर्जा है ही नहीं, तो इसका इंटरेस्ट होगा 0, तो इसका अर्निंग बिफोर टैक्स भी कितना बचेगा? 7 लाख। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बच गया? 7 लाख। इसने 10 लाख का कर्जा रखा हुआ है, 10 लाख पे 10%, तो 1 लाख इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 7 लाख की अर्निंग में से 1 लाख इंटरेस्ट दे देगी ये कंपनी, तो 6 लाख बचेंगे। ये हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, ये 20 लाख की डेट पे 10% यानी 2 लाख का इंटरेस्ट, तो इसकी अर्निंग बची कितनी? 5 लाख रुपीस। दिस इज EBT। ठीक है, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT, EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT, EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT। अब इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स मान लो 50%। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, कि टैक्स कितना है, इंटरेस्ट का रेट कितना है, ये मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, 50% का टैक्स मान लो, माइनस टैक्स माइनस टैक्स। तो जल्दी से बताओ जरा, 7 लाख में से सरकार कितना ले जाएगी? 7 लाख में से सर 350 तो गवर्नमेंट ले जाएगी, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा? 350। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा? 350। ठीक है, यहां पे भी टैक्स भरते हैं 50%, 3 लाख का टैक्स भर दिया, यहां बचा 3 लाख। दिस इज ऑल्सो अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, यहां पे भी टैक्स भरा 50% का, यहां पे भी अर्निंग आफ्टर टैक्स आया 250, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया बच्चों 250। ठीक हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है? अब आपको यहां पे निकालना है अर्निंग पर शेयर।
ये तो ओवरऑल अर्निंग आ गई ना, टोटल अर्निंग आ गई बेटा। ये अर्निंग शेयर होल्डर्स में बटेगा, है ना। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है? अर्निंग पर शेयर निकलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब जैसे यहां पे तो है 350 डिवाइडेड बाय, भाई टोटल कैपिटल 50 लाख की थी, एक शेयर 100 रुपए का था। एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का था। तो 50,000 शेयर्स हो गए। कितने शेयर्स हो गए? 50,000 शेयर्स हो गए। तो 350 अपॉन 50 कितना हो गया? 350 अपॉन 50 7 रुपए का ईपीएस आ गया, 7 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ गया। अर्निंग पर शेयर कितना आ गया? 7। अब यहां देखो, यहां पे जो अर्निंग है, जो अर्निंग पर शेयर निकलेगा वो निकलेगा 3 लाख डिवाइडेड बाय, यहां पे जो शेयर्स हैं वो 40 लाख रुपए के हैं। अगर 40 लाख रुपए के हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, तो ये हो गए 40,000। ये कितने हो गए बेटा? 40,000। तो 3 लाख अपॉन 40,000 कितना आ जाएगा? ये आ गया 7.5। यहाँ पे पर शेयर 7.5 का रिटर्न आ रहा है। ठीक है, अब इस कंपनी में देखो, इस कंपनी में बेटा अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? 2,50,000 का ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें इक्विटी कैपिटल 30 लाख है, एक शेयर 100 रुपए का है, तो 30,000 शेयर यहाँ हो गए, 30,000 शेयर यहाँ हो गए। तो 250 डिवाइड बाय 30,000, 8.33, 8.33 यहाँ हो गया बेटा, 8.33 यहाँ हो गया। तो देखो कंपनी 1 में ये सिचुएशन है, 7 रुपए पर शेयर का फायदा हो रहा है। कंपनी 2 में 7.5 पर शेयर का फायदा हो रहा है। कंपनी 3 में 8.33 पर शेयर का फायदा हो रहा है। इसका मतलब जिस कंपनी में सबसे ज्यादा डेट है, जिस कंपनी में सबसे ज्यादा डेट है, देखो इसमें तो डेट था ही नहीं, इसमें 10 लाख का डेट था, इसमें 20 लाख का डेट था। तो जिस कंपनी में, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जिस कंपनी में सबसे ज्यादा डेट है बेटा, वहां पे बेटर ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ना। तो देखो यहां पे क्या है भैया, डेट का सबसे बड़ा फायदा क्या? अर्निंग पर शेयर बढ़ के आ रहा है। पहली बात, अर्निंग पर शेयर बेटा बढ़ के आ रहा है। दूसरी बात, टैक्स कम देना पड़ता है। जिस कंपनी में सबसे ज्यादा डेट है उसने टैक्स सबसे कम दिया। देखो इसने टैक्स कितना भरा? 3.5 लाख। इसने कितना भरा? 3 लाख। इसने भरा 2.5 लाख। सबसे कम टैक्स इसने भरा, यानी टैक्स भी बचाता है डेट आपका। तो अगर आपके पास डेट होता है तो टैक्स भी बचता है बेटा। तो अगर आप कर्जा लेते हो तो अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। दूसरा, टैक्स कम होता है ना। तीसरा, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। चौथा, कॉस्ट कम होती है। तो कितना कितना फायदा है ना, कर्जे के कितने सारे फायदे हैं। कॉस्ट कम, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा आपका, कंट्रोल डाइल्यूट भी नहीं होगा, है ना। तो डेट के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसने क्या बोला कि डेट बेटर सोर्स तभी होगा अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है आपको पता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% था, 10% ही तो पे करा आपने। रिटर्न कैसे निकलता है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो EBIT कितना था? 7 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख इंटू 100। 7 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, 7 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, 14% था बेटा। तो यहां पे देखो 14% ज्यादा है ना। कमा रहे हो आप 14%, देना है आपको सिर्फ 10%, तो डेट तो फायदा ही देगा, 4% आपके जेब में ही डालेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ क्या डेट एक अच्छा सोर्स है, तो आप बोलना डेट एक बहुत अच्छा सोर्स है अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? फॉर्मूला याद रखना है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। डेट के फायदे, अर्निंग पर शेयर ज्यादा, टैक्स कम, कॉस्ट कम, कंट्रोल डाइल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, थोड़ा थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करते हैं बच्चों। सिचुएशन को देखो कैसे बदलूंगा मैं, सिचुएशन को थोड़ा सा बदल देंगे, सब सेम रखेंगे, बस 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 क्या क्या बदल देंगे? अर्निंग बदल देंगे।
चलो अर्निंग बदलो, अर्निंग चेंज करो सर। अर्निंग कर लो 3 लाख की इस बार EBIT कर लो 3 लाख, EBIT कर लो 3 लाख, EBIT कर लो 3 लाख। चलो अब जल्दी से मुझे सोच के बताओ, अगर आपका EBIT 3 लाख है, EBIT आपका 3 लाख है और कर्जा यहां पे था ही नहीं, तो इंटरेस्ट 0, EBT भी 3 लाख हो गया। ठीक है, यहां भी 3 लाख है, इंटरेस्ट तो वही देना है भाई, 10 लाख का कर्जा सेम लिया हुआ है, बस अर्निंग कम है इस बार, बाकी सब सेम है। 10 लाख पे 10% वही 1 लाख, कितना EBT आ गया 2 लाख। फिर से 3 लाख पे वही 2 लाख का इंटरेस्ट, EBT आ गया 1 लाख। अब आपको टैक्स भरना है, टैक्स वही 50% है, 150 का टैक्स भरा जाएगा, यहां बचेगा 150, यहां पे 1 लाख का टैक्स भरा जाएगा, यहां बचेगा 1 लाख, यहां पे 50,000 का टैक्स भरा जाएगा, यहां बचेगा 50,000। ठीक है, ओके। अब ये पैसा शेयर होल्डर्स में बांटो, 150 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 50,000 शेयर्स थे भाई, 50 लाख की टोटल कैपिटल थी ना, 50 लाख की टोटल कैपिटल, एक शेयर 100 रुपए का, तो कितने शेयर्स हुए 50,000 शेयर हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रुपए पर शेयर। यहाँ पे 1 लाख बटेगा 40,000 शेयर्स में, 2.5 पर शेयर। यहाँ पे 50,000 बटेगा 30,000 लोगों में, 50,000 अपॉन 30,000 1.67, 50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 1.67। इस बार देखो, जिस कंपनी में सबसे ज्यादा डेट है सबसे कम फायदा हो रहा है उसमें, सबसे ज्यादा डेट इसमें था, फायदा सबसे कम हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि हमारी कंडीशन फेल हो गई। कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन ये है कि डेट अच्छा तभी होगा अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है, रिटर्न कितना आया? रिटर्न आया 6 लाख। 6 लिया था 3 लिया था? 3 लाख। मैं तो भूल भी जाता हूं बेटा कितना लिया था, हमने लिया था 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, 6% का रिटर्न है। देखो इस बार उल्टा हो गया सिचुएशन, आपको पे करना है 10% जबकि आप कमाओगे मात्र 6%, तो ये तो जेब से देने पड़ जाएंगे ना, जेब से देने पड़ जाएंगे, तो घाटा हो गया भाई। मैं कमाऊंगा सिर्फ 6% और पे करना है 10%, तो यहाँ पे तो डेट नुकसान देगा, यहाँ पे डेट अच्छा नहीं है, डेट इज नॉट गुड। ठीक है, हमने इसीलिए मैंने आपको ऊपर लिखवाया, क्या लिखवाया भला? अरे यार कैसे हटेगा, हट गया। देखो मैंने इसीलिए आपको ऊपर लिखवाया भला कि डेट तभी अच्छा फंड है अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हमें ये सिखा रहा है ना कि डेट अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। बोल रहा है कि मेरी ओवरऑल कैपिटल में डेट कितना है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर था ना वो था डेट कितना इक्विटी कितना, दोनों का रेशो। ये बोलता है कितना डेट है टोटल कैपिटल में, डेट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकलती है? डेट प्लस इक्विटी। टोटल कैपिटल तो ये होता है ना, मैंने जो लगाया वो प्लस जो बाहर से लगाया वो, डेट प्लस इक्विटी। तो डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विद हायर यूज ऑफ डेट, अगर हम डेट ज्यादा यूज करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन आरओआई एंड कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीजेस द ईपीएस। ठीक है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता चला जाता है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, इसको फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। और ट्रेडिंग इन इक्विटी क्या है? ट्रेडिंग इन इक्विटी बोलते हैं कि जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। बोल रहा है इंटरेस्ट की वजह से आप टैक्स कम भरते हो, टैक्स कम भरते हो तो आपका अर्निंग बढ़ता है, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
ठीक है बेटा, ये सिचुएशंस मैंने आपको सिखा दी हैं, सेम वही लिखा हुआ है। ये 7 लाख से लेके हम कर चुके हैं, ठीक है। बस इसने जो शेयर प्राइस माना है ना, वो 10 रुपए का एक माना है, शेयर 10 रुपए का एक माना है बेटा, हमने 100 रुपए का माना था। बात लेकिन एक ही आएगी, चिंता वाली बात नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलो बस। लो सर, अब आ गए हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बेटा बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आधे से ज्यादा फैक्टर तो आपने कहां पढ़े हुए हैं? आधे से ज्यादा फैक्टर बच्चा आपने फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़े हुए हैं, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन में भी तो हम यही पढ़ते थे कि पैसा कहां से अरेंज करें, डेट से अरेंज करें या इक्विटी से अरेंज करें, बात तो वही है। तो वो सारे फैक्टर तो सेम है वही, मतलब उस पर हम दोबारा मेहनत भी नहीं करेंगे। जो नए फैक्टर हैं वो सिखाऊंगा तुम्हें, बाकी तो सारे सेम है। मतलब 12-13 फैक्टर हैं जिसमें से 7-8 तुमने पहले ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो, फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या बोल रहा है लो? कैश फ्लो पोजीशन। पढ़ा हुआ है तुमने कैश फ्लो पोजीशन? भाई कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छा होगा तो ही डेट की तरफ जाओ, अच्छा नहीं है तो इक्विटी की तरफ जाओ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने अभी पढ़ा। डेट तभी लेना फायदा है जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हाई, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो डेट में जाओ, अगर कम है तो इक्विटी में जाओ। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो डेट नहीं लेना, कर्जा नहीं लेना, इशू इक्विटी। कम है तो इशू डेट, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें सिंपली ये बोलता है कि अगर डेट लेने से ईपीएस बढ़ रहा है तो डेट लो, अगर डेट लेने से ईपीएस घट रहा है तो नुकसान हो रहा है ना शेयर होल्डर्स का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यही है मेनली, कि अगर कर्जा लेने से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो फायदा है, तो डेट लो, अगर अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है तो डेट मत लो, ठीक है। देन वी हैव फ्लोटेशन कॉस्ट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ इशू, राइट। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है तो फिर बेसिकली इसमें आप ये ध्यान रखना, फ्लोटेशन कॉस्ट लो होनी चाहिए। जिस भी सोर्स में सबसे कम आ रही है उसमें जाओ, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट बोल रहा है ज्यादा होती है इशू ऑफ इक्विटी में, कम होती है इशू ऑफ डेट में, राइट। उसके बाद बोल रहा है रिस्क। रिस्क में बेटा 2 प्रकार के रिस्क हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क, उसके साथ साथ बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो आपको हमेशा कर्जा तभी लेना है अगर आप रिस्क बेयर कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है टू बेयर द रिस्क। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप डेट में मत जाओ, ठीक है। देन वी हैव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये हमें पता ही है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब कि आप हमेशा डेट ले रहे हो या इक्विटी में जा रहे हो, आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना है, रेगुलेशंस को फॉलो करके चलना है। जो कंपनीज एक्ट के सेबी की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके चलना है। इट इज एसेंशियल फॉर एवरी कंपनी टू ऑपरेट्स विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद बोल रहा है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा कर्जा ले लेते हो, अगर आप बहुत ज्यादा कर्जा ले लेते हो तो फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है फर्दर बोरो करने की। तो आप हमेशा कोशिश करो कि अपनी लिमिट बचा के रखो। जैसे सपोज मेरी कैपेसिटी है 1 करोड़ कर्जा लेने की और मैं 1 करोड़ लेके बैठ गया, कल जरूरत पड़ गई पैसे की तो क्या करूंगा? तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जितनी आपकी लिमिट है पूरे का कर्जा मत लो, कुछ कम का लो। 1 करोड़ की लिमिट है तो 50 लाख का कर्जा लो, 50 बचा के रखो, ठीक है। बोल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूसेस विद इशू ऑफ डेट कैपिटल as assets are to be mortgaged, remains unaffected with issue of equity। तो आप शेयर्स इशू करो ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, आप बिल्कुल भी दूसरी कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो मत करो, आप उनको देखो, उनसे सीखो, फिर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस इट्स मैनेजमेंट मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब आपको देखना चाहिए, सीखना चाहिए, किससे? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज से, और उनसे यूजफुल गाइडेंस लेके फिर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है? ये हमने रेशोज में पढ़ा था ना, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अब सपोज तुम्हारा अर्निंग है 1 लाख और इंटरेस्ट है 50,000,
तो आपका ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा नहीं है भाई। तुम्हें 50 का तो इंटरेस्ट भरना है और तुम कमाते हो सिर्फ 1 लाख, तो ये इतना बढ़िया रेशो नहीं है बेटा। आपकी जो रेशो है ना ये 7-8 टाइम्स होनी चाहिए, यानी जितना ज्यादा होगा ये, अब सपोज इसे 4 लाख कर दूं तो फिर ये 8 टाइम्स हो जाएगा, फिर ये 8 टाइम्स हो जाएगा ना। तो जितना ज्यादा होगा ये उतना अच्छा है। हायर आईसीआर मींस बेटर चांसेस कि आप डेट ले सकते हो, आपकी पोजीशन स्ट्रांग है। तो जितना ज्यादा होगा उतना आप डेट लो, वरना मत लो। अगर ये हाई है तो इशू डेट, अगर ये लो है तो फिर इक्विटी की तरफ जाओ। स्टॉक मार्केट कंडीशंस ये भी हमने पढ़ी हुई है। अगर बुलिश फेज चल रहा है तो शेयर्स में जाओ, बियरिश फेज चल रहा है तो डेट में जाओ। उसके बाद कंट्रोल, अगर आप अपना कंट्रोल डाइल्यूट करना चाहते हो तो शेयर्स में चले जाओ, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना तो फिर आप डेट में ही रहो। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है डेट सर्विस कवरेज रेशो। जो डेट सर्विस कवरेज रेशो होता है बच्चों, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो का बड़ा भाई होता है, बस ये समझ लो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो तो सिर्फ इंटरेस्ट को कवर करता है ना, डेट सर्विस कवरेज रेशो जो है ये आपके प्रॉफिट को कंपेयर करता है। ये आपके, अरे यार, ये आपके अर्निंग्स को कंपेयर करता है विद इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन का मतलब प्रिंसिपल भी कवर होता है इसके अंदर। भाई जो तुम लोन लेते हो 10 करोड़ का तो या 1 करोड़ का, तो उस पर सिर्फ ब्याज थोड़ी ना देना है, वो पैसा भी तो वापस करना है। तो आप अपनी अर्निंग्स को कंपेयर करो ना टोटल अमाउंट से, कि इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल देना है, तब पता चलेगा। तो फिर अगर ये हाई है तो आप डेट ले सकते हो, अगर ये लो है तो कर्जा नहीं लेना। ठीक है, अगर ये हाई है देन इशू डेट, लो है तो फिर इशू इक्विटी। टैक्स रेट देखो बच्चों, अगर टैक्स रेट हाई है, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो कंपनी सबसे ज्यादा कर्जा लेती है वो सबसे कम टैक्स भरती है। तो अगर टैक्स का रेट हाई है तो आपको टैक्स बचाने के लिए डेट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज बहुत टैक्स भर दोगे तुम। तो अगर टैक्स रेट हाई है तो डेट इशू करो, क्योंकि अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इज ट्रीटेड एज अ टैक्स डिडक्टेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। जितना इंटरेस्ट देते हो वो आपका खर्चा बनाता है, उससे प्रॉफिट कम होता है, तो उससे आप बेसिकली टैक्स भी कम भरते हो। मेनली तुम ये दिमाग में रखो, अगर टैक्स रेट हाई है तो कर्जे में जाओ, क्योंकि जो कंपनी ज्यादा डेट लेती है उतना कम टैक्स भरती है। और अगर टैक्स का रेट लो है तो फिर आप इक्विटी में भी जा सकते हो। ये थे बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बचे हमारे बस 2 टॉपिक्स, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। इसको निपटाते हैं कल और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब कर तो आज भी सकते थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी, मेरी क्लास है। तो ये फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट कल निपटाते हैं बच्चों और चैप्टर को करेंगे समाप्त। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।